आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 3। डिनर करने के बाद युवराज अपने कमरे में हाथ में फोन पकड़े इस सोच में था कि श्रद्धा को कॉल करे कि नहीं, लेकिन उसका दिल नहीं माना और उसने उसको कॉल लगा ही लिया। दूसरी तरफ श्रद्धा अपने कमरे में पहुंचकर वॉशरूम गई हुई थी। उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई ही नहीं दी, लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसके फ़ोन की घंटी एक बार फिर से आवाज़ करने लगी। इस बार श्रद्धा ने देखा, लेकिन उसके रिसीव करने से पहले ही जानकी जी ने उसे आवाज़ दी। श्रद्धा बेटा, जल्दी से नीचे आ जाओ, पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करती रहना। श्रद्धा ने अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फ़ोन वहीं बेड पर रख दिया और जल्दी से नीचे चली आई, जहाँ डाइनिंग टेबल पर मनोज जी, हर्ष और उसकी मम्मी बैठे हुए थे। अरे पापा, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? मनोज, वो बेटा इसीलिए क्योंकि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक साथ बैठकर खाना खाने से परिवार में प्यार बना रहता है, समझी? जी पापा, मैं समझ गई, लेकिन अब तो आप सब खाना शुरू कीजिए। बात करते हुए सब खाना खाने लगे। हर्ष ने श्रद्धा से पूछा, दीदी 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है ना? एडमिट कार्ड मिल गया आप लोगों का? हाँ मिल गया। मनोज जी, बेटा सेंटर कॉलेज से बाहर दिया है या होम सेंटर है? नहीं पापा, होम सेंटर ही है, इसीलिए आने जाने की टेंशन नहीं है। जानकी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंटरमीडिएट के एग्जाम्स याद है कितना मुश्किल हो रहा था। 1 महीने किराए रूम पे रही थी तुम लोग। सेकंड सीटिंग में एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम लिखते ही शाम हो जाती थी और रूम आने तक बहुत चिंता होती थी मुझे, लेकिन इस बार तो घर से आना जाना करोगी। युवराज बेड पर लेटे हुए फोन के स्क्रीन को पता नहीं क्यों बार बार देखे जा रहा था। शायद इस उम्मीद में था कि श्रद्धा का कॉल आ जाए। उसकी माँ कब उसके रूम में उसके पास आकर खड़ी हुई, उसे पता ही नहीं चला, लेकिन कुछ देर में उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। तो उसके फ़ोन पर से नज़र हटाकर देखा तो उसकी माँ उसे ही देख रही थी। वो हड़बड़ाया सा उठकर बैठ गया। अरे माँ, आप कब आई यहाँ और कब से खड़ी हुई मुझे देख रही हैं? कुछ कहने आई हैं क्या आप? हाँ, आई तो काम से ही थी, तुम्हारे लिए जग में पानी लेकर आई थी, लेकिन तुम अपने फ़ोन को इतने गौर से क्यों देख रहे थे? तो मैंने सोचा मैं भी देखूं आखिर इसमें क्या दिखाई दे रहा है। कहीं कोई परी लोग की परी तो नहीं निकलने वाली इससे। क्या मॉम, आप मेरे मज़े लेना चाहती हैं क्या? अरे, तो मैंने क्या किया? तुम ही तो ऐसे घूर रहे हो फ़ोन को। वो मॉम, मेरा एक दोस्त है जिसका कॉल आने वाला है, तो बस मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर बोली, सच सच बताइए, दोस्त जिसकी कॉल का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो लड़की है ना? युवराज आश्चर्य से अपनी माँ को देखने लगा। माँ, आपको कैसे पता चला कि मेरा ये दोस्त लड़की है? फिर थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए, दरअसल क्या है ना मॉम, आप लोग उस दिन बोल रहे थे ना मेरी शादी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का काम आसान कर दूं और अपने लिए दुल्हन खुद ही ढूंढ लूं। खाना खत्म कर श्रद्धा ने सबको गुड नाइट कहा और अंदर अपने रूम में आकर युवराज को कॉल लगा दिया। युवराज, और माँ, वही आपकी होने वाली बहू को कॉल आने वाला है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन वो पगली कॉल ही नहीं कर रही। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। अब तो वो बुरी तरह फंसा अपनी ही बातों में। उन्होंने उसका फ़ोन लिया। सरा, मैं भी तो बात करूं अपनी बहू से, कैसे बात करती है, सुनूं तो उसकी आवाज़ कैसी है। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रिसीव कर लिया। हाँ बहू रानी बोलो, मैं तुम्हारी सास बोल रही हूँ। युवराज अपने आप को तकिए से छुपाने लगा। पता नहीं मोम अब क्या बोलेंगी। अब तो श्रद्धा पूरी तरह चौंक उठी कि कहीं उसने गलत नंबर तो नहीं लगा लिया। वो फ़ोन के स्क्रीन को गौर से देखने लगी। नंबर तो युवराज का ही है, तो फिर अभी किसकी आवाज़ आई? उसे लगा जैसे युवराज जी अपनी आवाज़ बदलकर बात कर रहा है, तो वो भी वैसे ही जवाब देने लगी। जी सासू माँ, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटी, तुम बताओ तुम कैसी हो? अब जब श्रद्धा ने दोबारा से वही आवाज़ सुनी तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, जी आप कौन हैं? मुझे लगा युवराज मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने वो बोल दिया। सॉरी आंटी जी। अरे बेटा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है? और वैसे भी युवराज ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। उन्होंने सब बताया है, तो फिर आपने मुझे बहुरानी क्यों कहा? अरे युवराज ने ही तो मुझे बताया। अब श्रद्धा सोचने लगी कि ऐसा क्या बताया होगा युवराज ने इन्हें। श्रद्धा की तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले से। आंटी जी के क्या बताया उसने आपको? वही जो सच है। श्रद्धा परेशान हो रही थी तो उन्होंने कहा, लो युवराज से ही पूछ लो, कहकर युवराज को फ़ोन दे दिया और कमरे से चली गई। अब युवराज की हिम्मत ही नहीं हो रही थी श्रद्धा से बात करने की, क्योंकि उसकी माँ ने अभी क्या क्या कहा उसे सब पता है। फिर भी उसने फ़ोन कान से लगाकर धीरे से कहा, हेलो श्रद्धा, ये सब क्या है युवराज और आंटी जी अभी क्या बोल रही थी? बहुरानी इन ऑल दैट? आपने ऐसा भी क्या बताया है उन्हें? देखिए सच सच बताइए मुझे, अगर आपने झूठ बताया ना तो मुझसे बुरा
कोई नहीं होगा, समझे, मैं बता रही हूँ। सॉरी। युवराज ने उसे सब बताया जो अभी भी उसने अपनी मॉम से कहा था। यार मुझे क्या पता था कि माँ तुमसे बात कर लेंगी और तुम्हें भी उसी समय कॉल करना ज़रूरी था क्या? श्रद्धा ने गुस्से में अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। अनामिका जब अपने रूम में आई तो विशाल जी ने देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। अरे श्रीमती जी, क्या बात है जो ऐसे मुस्कुराया जा रहा है, हमें भी बताइए। कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही मन किया तो मुस्कुरा रही हूँ। अब क्या कोई वजह होगी तभी मुस्कुराऊंगी? अरे लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? हम तो कह रहे थे कि जब आप ऐसे मुस्कुराती है ना तो कसम से जवानी का प्यार याद आ जाता है, और जब जब ऐसे देखता हूँ आपको तो मन में ख्याल आता है कि दोबारा जवान हो जाऊँ। क्यों, क्या कहती हो? उन्होंने शरारत से कहा। इस पर अनामिका जी ने फिर से मुस्कुराई तो विशाल जी ने कहा, हाय श्रीमती जी, ऐसे मुस्कुरा कर आप तो हमें पागल ही कर देती हैं। हाँ बिना, कभी कभी बिल्कुल कॉलेज वाले विशाल बन जाते हैं, लेकिन भूलिए मत अभी आप 3-3 जवान बच्चों के बाप हैं। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकतें करते हुए? विशाल जी ने अकड़ से कहा। अरे श्रीमती जी, शर्म किस बात की? अभी भी आप हमारी पत्नी हैं, और रही बात जवान बच्चों की तो अगर मैं चाहूँ ना तो प्रशांत तो युवराज को भी फेल कर दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बेटे कुंवारे रह जाएं। चलो मानता हूँ प्रशांत का तो घर बस गया, लेकिन युवराज को लड़की मिलेगी। अगर मैं उसके साथ खड़ा हुआ तो सब मुझे ही अपनी बेटी देना चाहेंगे। इस बात पर तो अनामिका जी जोर से हंसने लगी। बहुत बातें बना ली आपने, अब सो जाइए। इधर प्रीति सोने के लिए बेड को ठीक कर रही थी, तब उसने देखा प्रशांत बेड के एक किनारे लैपटॉप पकड़कर किसी सोच में डूबा हुआ है। प्रीति प्रशांत के करीब गई और उसके कंधे पर हाथ रखा तो प्रशांत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराकर प्रीति की तरफ देखा। आप किस सोच में खोए हुए हैं? सुबह तक तो आप ठीक थे, हंसते हुए गए थे ऑफिस, लेकिन जब से ऑफिस से लौटकर वापस आए हैं कुछ परेशान से लग रहे हैं। बताइए ना क्या बात है? प्रशांत ने लैपटॉप को टेबल पर रखकर प्रीति को साइड में अपने पास बैठाकर कहा। अरे कोई बात नहीं है प्रीति, मैं बस कल के मीटिंग के बारे में सोच रहा था। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा मन लगता है ना घर में, और नहीं लगता है तो बोलो, कल से तुम्हें भी ऑफिस लेता चलूँगा, हम दोनों का मन लग जाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ऑफिस में जाकर आप मुझे देखना, मैं आपको देखूंगी, और 1 महीने तक ऐसे ही काम करेंगे ना तो हमारे ऑफिस के चर्चे पूरे देश में होने लगेंगे और हम मशहूर हो जाएंगे, है ना? चलिए कल से ही शुरुआत कर देते हैं। इस बात पर दोनों हंस पड़े और प्रशांत ने प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया। प्रीति प्रशांत के चेहरे को देखकर बोली, ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, सेहत अच्छी रहेगी, समझे? अब चलिए सो जाइए, और परेशान होने से परेशानी खत्म थोड़ी होती है। अरे मीटिंग में जो होना है वो होता रहेगा, फिलहाल आप अपनी नींद खराब मत कीजिए। प्रशांत मुस्कुराया और लेट गया। इधर युवराज मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की मुझे कहीं गलत ना समझ ले। अरे पर मैंने तो सिर्फ मजाक में मॉम को कहा था, क्या ज़रूरत थी मॉम को उसे बहुरानी कहने की? वैसे पता नहीं क्यों ये मॉम का तुम्हें बहुरानी कहना ना मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदी कर रहा है। कहकर तकिए को गले लगाकर सो गया। इधर श्रद्धा स्टडी कर रही थी। अब उसका फ़ोन ऑन था और शिप्रा का कॉल आ टपका। श्रद्धा का तो वैसे भी थोड़ा दिमाग खराब हो रखा था युवराज की वजह से। उसने फ़ोन उठाया। अब तुझे क्या हुआ जो रात में फ़ोन कर रही है? तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? और नहीं आ रही तो पढ़ाई कर ले, एग्ज़ाम में पास हो जाएगी, और वो भी नहीं करनी तो सो जा चुपचाप। ओए तेरा दिमाग हिल तो नहीं गया ना? बस हो गया, अब फ़ोन रख, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे यार क्या बताऊँ तुझे मैं, मुझे तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। जितने पन्ने पलटती हूँ ना सब में वही दिखाई देता है। श्रद्धा, आई हैव फॉलन इन लव। श्रद्धा ने जैसे ही उसके मुंह से फॉलन इन लव सुना तो वो शॉक्ड होकर बोली, क्या तुझे प्यार हो गया? यार क्यों ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही हो तुम? तुम्हें हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही क्या? यार अब क्या करूँ, होना था तो हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। हाँ जो होना था सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। मैं तो बस दुआ करूँगी कि वो अपने फैसले पर दोबारा से गौर करे। तुम किसकी बात कर रहे हो श्रद्धा? उसी के जिससे तुम्हें प्यार हो गया है। भगवान उसे सद्बुद्धि दे अपने फैसले पर गौर करने के लिए, या हिम्मत दे उस बेचारे को तुझे संभालने के लिए, क्योंकि तू किसी तूफान में से कम थोड़ी ना है, तो उसे साहस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। वैसे कौन है वो बदकिस्मत इंसान? शिप्रा नाराज़ होते हुए बोली, मैंने अभी तक तुम्हें उसका नाम भी नहीं बताया और तुम उसके लिए बद्दुआ कर रही हो कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे। अब मैं नहीं बताने वाली, जब तुझे भी किसी से प्यार हो जाएगा ना तब मुझसे शेयर करना, उस वक्त बताऊंगी तुम्हें मैं। कहाँ मैं इस महारानी से अपने एहसास बांटना चाहती थी और तुमने सारे मूड का कचरा कर दिया। अब नहीं बताऊंगी। ठीक है सो जा, गुड नाइट। अरे सॉरी यार, मेरी बात तो सुन। लेकिन तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया।
श्रद्धा ने एक बार अपनी तरफ से ट्राई किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। श्रद्धा ने फ़ोन स्विच ऑफ किया और पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते उसे समय का पता ही नहीं चला कब तक 1 बज गया। उसने दीवार पर लगी घंटी की तरफ नज़र उठाकर देखी तो काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए किताब बंद करके बेड पर आकर लेट गई और आधी रात होने की वजह से उसे बेड पर लेटते ही नींद आ गई। अगली सुबह काफ़ी खूबसूरत थी। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर आंखें तो खुली तो खिड़की से छनकर सूरज की किरणें चेहरे पर बिखरी। श्रद्धा के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो बेड से नीचे उतरकर सबसे पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रेश होकर नीचे आई। उसने देखा उसके पापा दरवाजे के बाहर आंगन में जहाँ चूड़े लगे हुए थे वहीं पास में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और सामने टेबल पर चाय रखी थी। श्रद्धा किचन की तरफ गई जहाँ जानकी जी नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग माँ। वो पीछे से उनके गले में हाथ डालकर बोली, गुड मॉर्निंग, चाय पियोगी? बिल्कुल पीऊँगी माँ, आपके हाथों से बनी चाय के लिए ही तो आई हूँ यहाँ। प्लीज़ मेरे लिए बना दो ना। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ, तब तक ये तुम मटर छील दो। उन्होंने प्लेट पर रखी मटर श्रद्धा की तरफ बढ़ा दी। श्रद्धा मटर छीलने लगी। उसने मटर छीलकर खत्म किया और उसकी माँ ने चाय का कप श्रद्धा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट, कहते हुए उसने अपनी माँ के गालों को चूम लिया और चाय का कप लेकर बाहर निकल गई। युवराज ने देखा उसके कमरे में श्रद्धा हाथों में चाय लेकर खड़ी है और उसे आवाज़ लगा रही है, अजी सुनिए सुनिए ना, देखिए सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? कहते हुए उसने चाय वहीं टेबल पर रखे युवराज के हाथ को पकड़कर हिलाने लगी। युवराज ने झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ये क्या था यार, मतलब मैं सपना देख रहा था और उसे पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर पड़ा। अपने सर को हल्की चपत लगाते हुए खुद से ही कहने लगा, ये कैसा सपना था, बड़ा अजीब सा लगा। मतलब मेरे सपने में श्रद्धा आई, वो भी इस तरह। यार क्या हो गया है तुझे, कहीं रात को मम्मी की बात सुनकर तू पागल तो नहीं हो रहा? हाँ युवराज, तुझे कुछ तो हो रहा है, वरना तेरे चेहरे पर यूँ मुस्कान, वो भी श्रद्धा। ओह शिट यार, कल की वजह से तो वो मुझसे नाराज़ हो गई है, क्या करूँ? वो फ्रेश हुआ और तैयार होकर नीचे आया। मॉम जल्दी मेरे लिए नाश्ता लगा दो। श्रद्धा अपने पापा के पास आकर चूल्हे पर बैठ गई। क्या हुआ पापा, ऐसा क्या छुपा है अखबार में जिसे पढ़कर आप इतना परेशान हो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वही जो हमेशा से होता है, वो जो धुरवा डैम है ना, वहाँ एक लड़की का शव मिला है। दरिंदों ने फिर किसी घर की खुशियाँ छीन ली। कहने के लिए तो हमारा देश आज़ाद है, लेकिन देश की बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं रह पाती हैं कहीं, बस इसीलिए चिंता लगी रहती है। मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ। अपने पापा की बात सुनकर श्रद्धा उनके पास आकर पापा कहकर गले लग गई। उसके पापा की चिंता करना जायज़ है, आखिर है तो वो भी एक बेटी के पिता ही, उन्हें भी डर लगा रहता है। अंदर से जानकी जी ने आवाज़ दी, अरे आपको काम पर नहीं जाना है क्या? नाश्ता तैयार हो गया है, आप तैयार होकर नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं टिफ़िन डाल देती हूँ। आ रहे हैं जानकी जी, मनोज जी ने कहा मुस्कुराते हुए। श्रद्धा के साथ अंदर चले गए, फिर तैयार होकर वापस आ गए और सबके साथ में नाश्ता किया। मनोज जी अपनी ड्यूटी पर चले गए। श्रद्धा अपने कमरे में पढ़ाई करने चली गई और हर्ष कॉलेज चला गया। युवराज को हड़बड़ाहट में देखकर बड़ी माँ ने कहा, अरे धीरे धीरे बेटा, वैसे जा कहाँ रहे हो इतनी जल्दी में? तुम तो ऐसे हड़बड़ा रहे हो जो इससे प्रशांत अपने ऑफिस जाते वक्त रहता है। हाँ कहाँ भाभी, काश ऐसा होता, मैं तो कब से बोल रहा हूँ युवराज से कि बेटा ऑफिस ज्वाइन कर लो, लेकिन पता नहीं इसे कितना समय चाहिए डिसाइड करने में। मैं सोच रहा था कि युवराज भी ऑफिस जाना शुरू कर दे तो मैं काम से संन्यास ले लूँ और घर पर आराम करूँ, पर ये समझे तब ना। वही नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई बुआ ने कहा, भैया अभी ही तो उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, मज़े करने दीजिए थोड़े दिन। युवराज ब्रेकफास्ट टेबल के पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। आपने बिल्कुल सही कहा बुआ, लेकिन पापा समझते ही नहीं। जब मुझे लगेगा कि घूम कर थक गया हूँ तो चला जाऊँगा ऑफिस। नरेन, चाचू पापा आप लोग मुझसे क्यों कुछ नहीं कहते? मुझे भी बोल लो ना, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। नीतीश जी, हाँ बेटा चिंता मत कर, तुझे ऑफिस से ज्वाइन करना है, बस तुम कॉलेज पूरा कर लो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब हंसने लगे। मुझे कुछ काम है कहकर युवराज वहाँ से निकल गया। अनामिका जी, पता नहीं अब इस जनाब को क्या काम है जो इतनी जल्दी में था। बाकी सब ऑफिस चले गए और महिलाएं घर में अपना काम करने लगी। अनामिका जी ने अपनी मेड को आवाज़ देते हुए कहा, शांति ये सब साफ कर दो और हमारे साथ बाजार चलो, कुछ खरीदना है। जी मेम साहब, लेकिन मैं आप सबके साथ जाकर क्या करूँगी? आप लोग चले जाइए ना, मैं आप सबके लौटने तक घर का सारा काम खत्म कर लूँगी और आपकी इजाज़त हो तो आज जल्दी घर चली जाऊँगी। क्यों शांति, घर में सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकती हो, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। हाँ शांति, क्या हुआ, क्यों जल्दी घर जाना चाहती हो? अरे नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सब तो जानती हैं मेरे पति कुछ सालों बाद देहांत हो गया था और घर में मैं और मेरी बेटी एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। तो क्या है ना, आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए जल्दी आने के लिए कहा है। तो मैं सोच रही थी जल्दी से यहाँ का सारा काम खत्म कर लूँ ताकि जल्दी से अपने घर
घर जा सकूं, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। अनामिका जी ने आगे आकर कहा, अरे तो तुम हमें पहले बता देती ना, आज हम तुम्हें छुट्टी दे देते। क्यों दीदी? हाँ, अब आ ही गई हो तो चलो हमारे साथ। आते वक्त हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे, तुम्हारी बेटी को मुबारकबाद भी देंगे। इसी बहाने कम से कम उससे मिलना तो हो जाएगा। अब तो बहुत ही बड़ी हो गई होगी ना, 5-6 साल की रही होगी जब तुम लेकर आई थी उसे यहाँ, है ना? क्या नाम था उसका? वो याद करने की कोशिश करने लगी तो शांति ने कहा, पिंकी। हाँ पिंकी, तुम ये टेबल साफ कर दो, तब तक हम तैयार होकर आते हैं। कहकर रीना जी अनामिका जी तैयार होने के लिए चली गई। उन्होंने बुआ को भी साथ चलने के लिए कहा, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं जाकर क्या करूंगी, न रंगीन साड़ियाँ ले सकती है, ना ही कोई ज्वेलरी पहन सकती। तुम लोग चली जाओ और अगर मेरे लायक कुछ मिले तो लेती आना। कहते हुए सोफे पर बैठ गई। युवराज पता नहीं घर से क्या सोच कर निकला था। आधा रास्ता जाने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। वो श्रद्धा से मिलना चाहता था। युवराज को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे याद आया कि हाँ, नंबर तो है उसका। उसने गाड़ी साइड पर रोकी और फ़ोन निकालकर श्रद्धा का नंबर डायल किया। उस समय श्रद्धा पढ़ रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा युवराज का कॉल आ रहा है तो उसने इग्नोर किया। युवराज ने 2-3 बार फिर कोशिश करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा होकर फ़ोन को देखने लगा। यार, ऐसे भी क्या बात हो गई जो इतना नाराज़ है? कम से कम एक बार तो फ़ोन रिसीव करे, तब तो कुछ समझाऊं। ये लड़कियां भी ना, क्या करूं अब? तब एक मोटरसाइकिल से जा रहे व्यक्ति ने अपनी बाइक रोकते हुए कहा, अरे भाई, क्या हो गया? ऐसे बीच रास्ते में अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? सब खैरियत तो है? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? युवराज का दिमाग खराब हो रहा था। अरे भाई साहब, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। आप मेरी बस यही मदद कर सकते हैं। अजीब इंसान है। मैं तो बस पूछ रहा था, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। खैर, मुझे क्या होगा, कोई पागल। क्या कहा? पागल? पागल होगा तू। तो अब जल्दी से फुट ले यहाँ से, वरना सच में तुम्हें पागल बना दूंगा, समझा? चल जा। जा रहा हूँ भाई, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा। पूछना ही बेकार है किसी को। कहकर मोटरसाइकिल वाला चला गया। युवराज ने जब अर्जुन को कॉल किया तो उसे पार्क में मिलने को कहा, जिसमें वो दोनों हमेशा से जाते थे। अपना फ़ोन वापस जेब में रख युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और पार्क की तरफ चला गया। पढ़ाई करके श्रद्धा कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ से थोड़ी देर लौट के आऊँगी कहकर पैदल ही निकल गई। वो अकेले ही सड़क के दोनों तरफ देखते हुए जाने लगी। एक तरफ मैदान था जिस पर छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बच्चा बॉल को जोर से हिट किया तो बॉल ऊपर चली गई और दूसरे बच्चे ने उसे दौड़कर कैच कर लिया। वो बहुत खुश और अपने दोस्तों के पास चला गया। श्रद्धा ये सब देखकर मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। तभी उसे एक महिला ने पुकारा, अरे श्रद्धा बिटिया, कहाँ जा रही हो? बहुत दिन से ठीक से देखे भी नहीं है तुमको। कॉलेज आने जाने में बहुत बिजी रहती हो ना? हाँ काकी, समय ही नहीं मिल पाता अब आपके पास आकर बैठने का। कल से हमारी परीक्षा है ना, तो आज घर पर ही हूँ। पढ़ते पढ़ते थोड़ी थक गई थी तो सोचा बाहर टहल कर आ जाऊँ। और काकी, जब तक अच्छे से पढ़ूंगी नहीं तो पास कैसे होंगी? और आप तो जानती है ना, आजकल शादी करने के लिए भी लोग डिग्री वाली बहू ढूंढते हैं। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तब तो आप लोगों को अपने लिए दामाद ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। कहकर हंसने लगी तो काकी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बिटिया, खूब अच्छे से पढ़ो। रोहन भी बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। काकी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे वो रहता कहाँ है? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। उसकी भी कल परीक्षा है ना, इसीलिए किताब में घुसा हुआ है। तुम तो जानती हो ना उसे। हाँ काकी, बहुत मेहनत लगन से पढ़ाई करता है। अच्छा, मैं चलती हूँ काकी, बाद में फिर कभी आपसे मिलूंगी। कहकर वो आगे चलते गई। कुछ दूर जाने पर एक मोड़ आता है जहाँ एक पुल है और वहीं बैठने के लिए भी सुविधा की गई है। श्रद्धा उसमें जाकर बैठ गई और पुल के नीचे से बहते पानी को देखने लगी और हवाओं को महसूस करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके बगल में कोई और भी आकर बैठ गया है। वो उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोली, तुम? सामने खड़ा इंसान मुस्कुरा रहा था। अरे यार, ऐसे देखो मत, रोहन हूँ, भूल गई हो क्या? और तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे ऐसे देखने से मुझे कुछ कुछ होता है। श्रद्धा ने हंसकर कहा, रोहन, तुम आज भी नहीं बदले हो, ना ही बदला तुम्हारा वो मजाक करने वाला अंदाज। कर लो बात। अरे मैडम, अगर मैं बदल जाऊं तो ये जो लोगों को हंसाने वाला अंदाज है मेरा, उसे भी छोड़ दूं तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब रह जाएगा? जब मेरे मजाक करने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, समझ गई। तुम्हारा मतलब यही ना कि लोगों को हंसाना तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तुम मेरी बातों का मतलब आज भी बहुत अच्छी तरह समझती हो। श्रद्धा ने फिर से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है रोहन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम्हें याद है बचपन वाला वो स्कूल जहाँ तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और तब एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था, तो तुमने क्या किया था उसके साथ? मुझे तो आज भी बहुत हंसी आती है। कहकर हंसने लगी। रोहन भी हंसने ही बोला, हाँ वही ना नक्चली और घमंडी लड़की डोली। मुझे बहुत गुस्सा आता था उस पर। जब उसने तुमको रुलाया था तब मैंने उसके लंच बॉक्स में वो सारे कॉकरोच डाल दिए थे और उसके आगे नकली सांप फेंक दिया था। इतना डर गई थी ना बेचारी।
उसके अगले दिन तो वो स्कूल भी नहीं आई थी। अब हम बड़े हो गए हैं, वक्त भी बहुत बदल गया है। क्या वो अब भी वैसी ही होगी जैसे स्कूल में थी? लेकिन कुछ भी कहो, श्रद्धा थी बहुत मज़ेदार लड़की। उसी से झगड़ा करते करते और उसे तंग करते ये तो टाइम पास होता था हमारा, और वो भी हमसे बदला लेने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कुछ ही मिनटों में युवराज अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाकर बायोडाइवर्सिटी पार्क पहुंच गया। वहां से अर्जुन का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो युवराज के आने से पहले वहां पहुंच चुका था और पार्क के अंदर बैठकर उसी का इंतजार कर रहा था। युवराज ने अर्जुन को कॉल करके पूछा तो अर्जुन ने उसे अंदर आने को कहा। युवराज अंदर आया और अर्जुन के बगल में बैठ गया। अर्जुन: हाँ भाई बोल, क्यों बुलाया है यहाँ पर? युवराज: अरे तुमने मुझे रात में कॉल करके कुछ बताया था ना, कोई लड़की, प्रपोज और भी कुछ, तुम किसके बारे में बोल रहे थे? शिप्रा: अब मम्मी पापा बोल ही रहे हैं शादी के लिए, तो किसी अनजान लड़की से अच्छा तो मैं किसी जान पहचान वाले से ही शादी क्यों ना कर लूँ? अच्छा, और इसीलिए तूने फ़ोन पर ही प्रपोज कर दिया? मुझे उसका नंबर कहाँ से मिला? वो दीक्षित साहब की पार्टी में मैंने अपना फ़ोन गुम हो जाने का नाटक किया और उसके फ़ोन से अपना नंबर डायल किया। और वैसे भी वो अच्छी लड़की है, इंडिया आते ही मुझे पसंद आ गई तो मैंने बोल दिया। शादी के लिए अभी नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि आई लव हर, और मुझे पता है वो भी मुझे चाहती है। अच्छा बेटा, तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। मतलब इतनी जल्दी सेट कर लिया, और तुम्हारे पापा ने एक लड़की देख रखी है, उसका क्या? कल ही मिलने बुलाया है ना उसने, तो उससे भी मिल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? सब कुछ बता देंगे, समझदार होगी तो समझ जाएगी। वो सब छोड़ो यार, मुझे ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दोस्त है ना, फिलहाल उससे मिलना है, लेकिन वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। तुम शिप्रा को कॉल करके पूछो ना कि वो पता करके बताए श्रद्धा कहाँ है इस वक्त। अर्जुन आश्चर्य से युवराज की तरफ देखकर बोला, युवराज तुझे श्रद्धा से क्यों मिलना है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यह देख, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे जितना बोला है उतना कर, समझा? शिप्रा को कॉल कर। अर्जुन ने मुंह बनाकर शिप्रा को कॉल किया। शायद वो भी इंतज़ार में थी। मोबाइल उसके हाथ में था, इसीलिए दूसरी रिंग में ही कॉल रिसीव कर लिया। हाँ अर्जुन बोलो, और तुमने यूँ अचानक से कॉल कट क्यों किया था? अरे कुछ नहीं यार, वो बस नेटवर्क चले गए थे इसीलिए। वैसे तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? मतलब तुम दोनों को घर का आमने सामने है क्या? अगर सामने है तो देखो ना घर में है क्या, और दूर है तो फ़ोन करके पता करो ना कहाँ है। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? तुम मेरे दोस्त के बारे में इस तरह पूछ क्यों रहे हो? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ ना वहाँ एक और कपल बैठे हुए हैं। जो लड़की है ना बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह दिख रही है, शायद वही हो, इसीलिए ही कह रहा था। तुम्हें कुछ बताया है क्या इस बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुम रुको, मैं अभी उससे फ़ोन करके पूछती हूँ। कहकर जल्दी से उसने फ़ोन कट किया और श्रद्धा के पास कॉल किया। इधर युवराज और अर्जुन मुस्कुरा रहे थे। रोहन से बात कर रही थी। श्रद्धा ने जब वाइब्रेट हो रहे फ़ोन की स्क्रीन पर शिप्रा का नाम फ्लैश होते हुए देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। उसे फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। रोहन ने जब श्रद्धा को शिप्रा के फ़ोन आते ही खुश होते हुए देखा तो उसने श्रद्धा से कहा, ये शिप्रा वही है ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिसके बारे में तुम मुझे अभी भी बता रही थी? कितनी लंबी उम्र है यार इसकी। ये मैडम उसको याद कर रही थी और उसका कॉल भी आ गया। सच में एक दूसरे के मन की बात बिना बताए ही कैसे जान जाते हो एक दूसरे को याद कर रहा है। वो तो है। इतना कहकर उसने शिप्रा से कहा, हेलो शिप्रा, कैसी है? शिप्रा रोहन की आवाज़ सुन चुकी थी। तभी अर्जुन का कॉल आने लगा तो उसने कॉल कट करने की जगह कॉन्फ्रेंस में ले लिया। अर्जुन ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया और बिन मौसम बरसात की तरह शिप्रा श्रद्धा पर बरस पड़ी। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, क्या कर रही हो और क्या चल रहा है? ये सब क्या छुपा रही हो मुझसे? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? है कोई? लेकिन तुम्हें क्या हुआ, ऐसे भड़क क्यों रही हो यार? और क्या छुपाया मैंने तुमसे? अच्छा, तुम कुछ नहीं छुपा रही हो तो अभी किसके साथ बैठी हुई हो? पार्क में? पार्क में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हूँ, खुश हूँ। और कुछ पूछना है या जानना है तो पूछ सकती हो। युवराज ने अर्जुन के हाथों से फ़ोन छीनकर डिस्कनेक्ट कर दिया। वो कुछ उदास सा हो गया। जब अर्जुन की नज़र उसके उतरे चेहरे पर पड़ी तो वो बोला, क्या हुआ युवी, तूने फ़ोन डिस्कनेक्ट क्यों किया? और अभी तो मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक तेरा चेहरा उतर क्यों गया? कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? युवराज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या हुआ, कुछ बोलेगा भैया? अरे कुछ नहीं यार, आंखों में कुछ चला गया है, इस वजह से चुप रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, तो एक काम करना, मुझे शिप्रा का नंबर मैसेज कर देना। कहकर वहाँ से उठकर बाहर निकला और गाड़ी स्टार्ट कर वो चला गया। शिप्रा, अच्छा तेरा बॉयफ्रेंड है? और ये करिश्मा तूने कब किया? वो भी इस तरह की मुझे भनक तक नहीं लगी। सच सच बताओ श्रद्धा, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और बात भी नहीं करूंगी। अच्छा मेरी माँ, ऐसा जुल्म मत करना, मैं बता रही हूँ। ये जो इंसान है ना जिसकी अभी अभी तूने आवाज़ सुनी, वो मेरा एक दोस्त है रोहन। बहुत दिनों बाद मिला है तो इसीलिए बातें कर रहे थे। मेरे घर की कुछ दूरी पर एक पुल है ना, वहीं पर। लेकिन तुझे किसी ने कुछ कहा था क्या जो तुम मुझसे ऐसे पूछ रही थी?
शिप्रा, हाँ वो किसी ने भी नहीं, मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया। क्यों नहीं पूछना चाहिए था क्या? मैंने ऐसा कब कहा? तो कुछ भी पूछ सकती है मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। श्रद्धा को बाय कहकर उसने फिर से अर्जुन को कॉल किया, जो अभी भी युवराज के बारे में ही सोच रहा था। फोन रिंग होने से उसने अपनी सोच को विराम दिया और कॉल रिसीव किया। हेलो, क्या कहा तुम्हारी दोस्त ने? और कौन लड़का है वो? अरे वैसा कुछ भी नहीं है, वो उसका एक पुराना दोस्त है, उसी शहर का, तो मिल गया इसीलिए बैठकर बातें कर रहे थे। वैसे तुमने कहाँ देखा उन्हें? वो तो अपने घर के बगल में ही है, और तुम्हारा घर इतनी दूर है तो फिर तुमने देखा कैसे? अर्जुन, अरे मैं अभी बायोडाइवर्सिटी पार्क में हूँ और सामने बैठे कपल को देखा जो वैसे ही दिख रही थी, इसीलिए पूछ लिया। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कब मिल रही हो? तुम जब बोलो मैं तो तैयार हूँ मिलने के लिए। तो फिर कल आ जाओ। क्या कहती हो? कल? कल तो नहीं हो सकता क्योंकि कल से हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है और तुम्हारी वजह से मेरा मन डाइवर्ट हो रहा है। अब तो बात भी एग्ज़ाम के बाद ही होगी। बाय। अर्जुन ने भी ज़्यादा परेशान न करते हुए कॉल कट कर जेब में रख लिया और सोचने लगा, युवराज ने तो श्रद्धा की पूरी बात सुनी ही नहीं और लड़का मुंह लटका कर चला गया यहाँ से। मैं जानता हूँ दैट यू लव हर, तो उससे प्यार करने लगा है। जितना अच्छा होगा ना, हम दोनों दोस्त और वो दोनों दोस्त, कुछ भी हो अब तो मज़ा आने वाला है बहुत। रीना जी, अनामिका जी और शांति ने मार्केट जाकर कुछ शॉपिंग की, एक केक भी पैक करवाया और काका से गाड़ी स्टार्ट करने को कहकर बैठ गई। काका ने गाड़ी स्टार्ट की और शांति के घर की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही मिनटों में वो लोग शांति के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरकर रीना जी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक प्यारी सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। अरे माँ, आप तो बहुत ही जल्दी आ गई, काम नहीं था क्या आज? कहते हुए उसने सर उठाया तो सामने उसकी माँ नहीं कोई और खड़ी थी। तुम पिंकी हो ना, हमें पहचाना? वो गौर से चेहरा देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए झुककर अनामिका जी और रीना जी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको? आप बड़ी माँ और ये छोटी माँ है ना? अनामिका जी और रीना जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ अंदर आइए ना। बिल्कुल, कहकर रीना, अनामिका जी और शांति अंदर आए। पिंकी ने सबको पानी पिलाया और साथ ही बैठ गई। बड़ी माँ, कैसे हैं आप लोग? बड़े पापा, छोटे पापा, प्रशांत, युवराज भैया, सब कैसे हैं? अनामिका जी, सब ठीक है बच्ची, तुम्हारे प्रशांत भैया ने तो शादी भी कर ली, तुम क्यों नहीं आई शादी में? वो बड़ी माँ, मम्मी ने बताया था लेकिन उस समय मेरे एग्ज़ाम थे तो मैं इसीलिए नहीं जा पाई, पर भाभी से मिलने ज़रूर आऊँगी कभी। बिल्कुल आना, तुम्हें किसने रोका है? वैसे ये लो तुम्हारे लिए, उन्होंने उसकी तरफ एक थैला बढ़ाकर कहा। थैंक यू बड़ी माँ, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? आप दोनों यहाँ आए, मुझे आशीर्वाद दिया, यही बहुत है मेरे लिए। अनामिका जी, अरे बेटा ज़रूरत की क्या बात है, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो खाली हाथ कैसे चले आते? इसीलिए आप ये लो, ये केक कट करो हमारे सामने, क्योंकि हमें घर भी जाना है। जी कहकर उसने हाथों में चाकू लिया और जल्दी से केक कट करने लगी। रोहन, हमें यहाँ बैठे हुए काफ़ी समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। तुम अपनी बातों में इस तरह उलझाए रखते हो ना कि सामने बैठे इंसान भूल ही जाता है सब। अच्छा, चलता हूँ, बाय, और कल एग्ज़ाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। तुमको भी। चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों वहाँ से साथ साथ चलने लगे। तुम्हें पता है ना रोहन, जब मैं इधर आ रही थी ना तो रास्ते पर मुझे काकी मिल गई थी। मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा भी था और तुम खुद ही मिल गए। हाँ देखो, तुम्हारे मन की बात मुझे भी पता चल जाती है, इसीलिए ही तो तुमने याद किया और मैं चला आया। बात करते करते दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। इधर युवराज रास्ते पर गाड़ी को दौड़ाए जा रहा था, उसे पता ही नहीं था जा कहाँ रहा है। उसके कानों में श्रद्धा की बातें सुनाई पड़ रही थी जो उसने कही थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हूँ। अचानक से युवराज ने ब्रेक मारी और गाड़ी से बाहर आया, झील के किनारे जाकर सीढ़ी पर बैठ गया। यार, जब उसका बॉयफ्रेंड है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्यों मैं उससे बात करने के लिए मना जा रहा हूँ? क्यों छोटी सी बात के लिए मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ? क्यों क्यों वो चीख पड़ा। हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, उसकी भी है, वो जिसे चाहे उसे चुने, लेकिन मेरा दिल क्यों फड़फड़ा रहा है? उसने अपने सीने पर हाथ रखा। जब श्रद्धा घर पहुंची तो जानकी जी छत पर कपड़े सुखाने के लिए तार पर कपड़े डाल रही थी। उन्होंने श्रद्धा को देखकर पूछा, कहाँ चली गई थी तुम, इतनी देर कर दी? ज़्यादा दूर नहीं माँ, बस यही पुल के पास बैठी थी, वो रोहन मिल गया था तो उसी के साथ थी। ओह, मैं तो परेशानी हो रही थी कि पता नहीं किधर चली गई तू। वो उनके पास ऊपर छत पर ही आ गई। माँ, इतनी परेशान मत हुआ करो, छोटी सी बच्ची थोड़ी हूँ जो गलियों में रास्ता भटक जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं समझ गई, बच्ची तो मैं हूँ ना जो ये भूल गई कि तू मेरी भी माँ है।
चल अब कपड़े डालने में मदद कर। उसके बाद श्रद्धा वापस अपने कमरे में आकर किताब के पन्नों में खो गई। शांति इसके घर काफी देर तक रुकने के बाद रीना जी और अनामिका जी वहां से घर के लिए निकलने लगे तो पिंकी ने कहा, थैंक यू सो मच बड़ी और छोटी माँ दोनों को, जो आप आए मेरे बर्थडे पर और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक बार फिर से धन्यवाद। दोनों बस मुस्कुराए और गाड़ी में बैठ गए। काका ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग वहाँ से चले गए। शांति और पिंकी भी अपने घर के अंदर आ गए। माँ कितने अच्छे हैं ना वो लोग, सबने कितना प्यार किया मुझे, चाहे वो अपने हो या घर पर काम करने वाले हो। हाँ पिंकी ये तो है। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। अंदर आकर देखा तो वह सोफे पर ही झपकी ले रही थी, लेकिन उनके पैरों की आहट से उनकी आंख खुल गई। अरे आ गई तुम दोनों, सही कह रही थी तुम लोग, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। देखो ना यहाँ अकेले बैठे बैठे बहुत आलस आ रहा था और ये आंख तो खुलने का ही नाम नहीं लेती। अनामिका जी, जी आप बस 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आपका ये आलस छूमंतर हो जाएगा। ठीक है। बुआ ने कहा तो अनामिका जी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई और रीना जी बुआ के बगल में सोफे पर ही बैठ गई। शाम होने को यूं सूर्य अपने आखिरी चरम पर होकर लाल किरणें बिखेर रहा था और युवराज अभी भी उसी झील के पास बैठा था। अब तो सूरज भी डूब चुका था, फिर भी युवराज अब तक वहीं पर बैठा रहा। पूर्णिमा का पहले वाला चांद था, इसीलिए आसमान पर जल्दी ही दिखाई दे रहा था और उस झील में उसकी परछाई साफ नजर आ रही थी। काफी देर तक वो शांत पानी में चांद को देखता रहा। वो जगह काफी सुकून दे रही थी उसे। उसने अपना फोन निकाला, बहुत देर तक सोचने के बाद श्रद्धा को कॉल लगा दिया। सुबह भी श्रद्धा ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी, जबकि उसके फ़ोन पर युवराज के काफ़ी मिस्ड कॉल थे, लेकिन उसने अभी कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, लेकिन युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो युवराज, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? देखिए ऐसे ही परेशान करने के लिए कॉल किया है तो मैं रख रही हूँ। युवराज बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोला। हेलो श्रद्धा। युवराज आप ठीक हो? आप युवराज ही बोल रहे हो ना? तुम कल के लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? देखो वो सब एक मजाक के चक्कर में हो गया, वरना मेरी माँ का कोई ऐसा इंटेंशन था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे अब पर मैं नाराज़ नहीं हूँ, तो फिर माफ़ी किस बात की? पहले आप ये बताओ कि आप हो कहाँ और आप इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मन ने बोला। और अगर ठीक ना भी हुआ तो तुम्हें कौन सी फिक्र होगी मेरी? तुमने तो ढूंढ लिया है ना अपने लिए, उसी की फिक्र होगी। मैं ही शायद लेट हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए। खैर तुम्हारी दोस्ती तो है। युवराज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? श्रद्धा ने युवराज की खामोशी सुनकर कहा तो युवराज जैसे अपनी सोच से बाहर आया। हाँ यही हूँ, बस तुम्हें बुरा लगा होगा, यही सोचकर मैंने कॉल किया था। ठीक है बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट कहकर फ़ोन उसने साइड पर रख दिया। ऐसे क्यों लगा जैसे युवराज परेशान हैं? वो ठीक तो होंगे ना? घर में युवराज की माँ परेशान से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। पता नहीं ये लड़का कहाँ गया है, कुछ बताकर भी नहीं गया। कम से कम एक तो फ़ोन कर सकता है। प्रीति ने उन्हें ऐसे परेशान देखा तो वो उनके पास आ गई। क्या हुआ माँ, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बहू, बस युवराज अभी तक घर नहीं लौटा, इसीलिए फिक्र हो रही थी। प्रशांत कहाँ है? माँ प्रशांत अपने कमरे में है, लैपटॉप में लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है कहकर अनामिका जी प्रशांत के रूम में पहुंची, जहाँ प्रशांत काम कर रहा था। अनामिका जी को देखकर प्रशांत ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप यहाँ? कोई बात है क्या? और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, तो युवराज को फ़ोन लगाकर पूछना वो कहाँ है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। प्रशांत युवराज को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ युवराज फ़ोन रिसीव करके बोला, भैया आप ना माँ को कहीं ज़्यादा परेशान ना हो, मैं बस आ ही रहा हूँ, वो रास्ते में ट्रैफिक जाम है तो इसीलिए देर हो रही है, लेकिन मैं कुछ ही मिनटों में पहुंच जाऊंगा, सो टेंशन मत लीजिए। प्रशांत ने फ़ोन रखा और अनामिका जी को ये बात बताई। कुछ वक्त बाद सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। युवराज पहुंचा। मुझे भूख नहीं है माँ, बाहर दोस्तों के साथ खाना खाकर आया हूँ तो मेरा पेट भरा हुआ है, कहकर ऊपर रूम में चला गया। सुबह जब विशाल जी नीतीश जी ऑफिस के लिए निकलने लगे तो युवराज भी तैयार होकर आया। पापा आज से मैं भी ऑफिस जाऊँगा। वो उसके सामने खड़ा हो गया। सभी उसे देखने लगे तो युवराज ने कहा, क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले नहीं देखा क्या? विशाल जी, नहीं बेटा, देखा तो हम तुझे बचपन से ही रहे हैं, लेकिन आज तुम अलग से लग रहे हो और मुझे अपने कानों पर सच में यकीन नहीं हो रहा। तुमने अभी अभी क्या कहा? यही कि अब मैं भी ऑफिस जाऊंगा। घूमकर बहुत थक गया हूँ तो सोचा अब काम पर भी थोड़ा ध्यान दूँ। ठीक है फिर चलो, हम तो कब से इस शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे।
प्रशांत पीछे है, तुम उसकी गाड़ी में आ जाना, हम चलते हैं, कहकर विशाल जी और नीतीश जी चले गए। युवराज बाहर खड़ा प्रशांत का इंतजार करने लगा। यार प्रीति, मेरा ना ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सच्ची बता रहा हूँ। तुम कुछ ऐसा कर दो ना जो हमेशा मेरे पास रहो, जिससे मेरा मन भी लगा रहे। प्रशांत ने अपने हाथ पर पहनती घड़ी पहनाती प्रीति से कहा तो वो प्रशांत को देखकर बोली, और ऐसी कौन सी चीज़ है? बस एक किस दे दो यार, इसी से काम चला लूंगा, कहकर वो प्रीति के चेहरे की तरफ झुकने लगा। नीचे युवराज इधर से उधर टहल रहा था कि भाई कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन उसे ना आते देख उसने फ़ोन कर दिया। इससे पहले कि प्रशांत और प्रीति के होंठ आपस में मिलते फ़ोन ज़ोर से रिंग हुई। फ़ोन देखते हुए ये युवराज भी ना पता नहीं भाई है या दुश्मन, अभी ही कॉल करनी ज़रूरी थी, 2 मिनट रुक जाता तो क्या बिगड़ता इस नालायक का। उसने फ़ोन रिसीव किया। क्या है युवराज, 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता क्या? क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों भड़क रहे हो, जैसे मैंने आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम में दखल दे दी हो। मैं तो बस आपको चलने को बोल रहा था, आ रहा हूँ। वो अपना लैपटॉप उठाने लगा। प्रीति हंस रही थी तो प्रशांत फिर उसकी ओर बढ़ने लगा। प्रशांत, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज़ आप जाइए, वरना समय से नहीं पहुँचे तो आपको ही परेशानी होगी। प्रशांत रुक गया और वापस बैग उठाकर बाहर निकलने लगा, लेकिन प्रीति फिर से हंसने लगी तो वह दरवाजे पर रुका और पलटकर प्रीति से बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, लेकिन याद रहे वापस आकर इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा तुमसे, बाय। बोलकर वो चला गया। नीचे आकर देखा तो युवराज उसका इंतजार कर रहा था। प्रशांत गुस्से से उसे देखने लगा तो युवराज ने कहा, भाई सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों, चल बैठ चुपचाप। उसके बाद दोनों चले गए। आज से श्रद्धा और शिप्रा के एग्जाम शुरू होने वाले थे। वो सुबह उठी, फ्रेश होकर नीचे आई तो जानकी जी पहले से ही किचन में नाश्ता बना रही थी। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया, फिर श्रद्धा कमरे में गई और तैयार होकर नीचे आई। दीवार पर लगे कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मनोज जी और जानकी जी का आशीर्वाद दिया और जाने लगी तो हर्ष ने कहा, ऑल दी बेस्ट दी, थैंक यू। दी, आप जाओगी कैसे? शिप्रा दी तो आज आई ही नहीं है, मैं पहुंचा दूं? श्रद्धा सोच ही रही थी। शिप्रा ने स्कूटी रोकते हुए कहा, अरे हर्ष, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ गई। फिर श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, अब चलो मैडम जी, या फिर अगले साल का इंतज़ार करने वाली हो? श्रद्धा जाकर उसके पीछे बैठ गई। शिप्रा ने स्कूटी स्टार्ट की और मनोज, जानकी जी और हर्ष को बाय कहकर चली गई। चूँकि उनका सेंटर अपने ही कॉलेज में था, जो लगभग आधे घंटे में ही पहुँच गए और गेट के पास खड़े हो गए। दोनों ने देखा एक बाइक वाला लड़का उन्हीं की तरफ आ रहा है और देखते ही देखते उनके पास पहुँच गया। लड़के ने अपना हेलमेट उतारा और श्रद्धा बोली, तुम यहाँ यहाँ क्या करने आए हो? तुम तो मारवाड़ी कॉलेज जाते हो ना, और तुम्हारा भी एग्ज़ाम है। शिप्रा दोनों को हैरान होकर देख रही थी कि श्रद्धा की लाइफ में भी कोई लड़का है कहीं ये। शिप्रा को इस तरह देखते पाकर श्रद्धा ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, शिप्रा, कल तुम्हें मैंने बताया था ना, इसके साथ में काफ़ी वक्त तक बैठकर बातें करती रही, मेरा दोस्त, ये वही है रोहन। रोहन ने शिप्रा को हाय कहा तो उसने भी मुस्कुराकर हेलो कह दिया। श्रद्धा ने फिर रोहन से पूछा, लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हें देर नहीं होगी कॉलेज पहुंचने के लिए? अरे जा तो मैं अपने कॉलेज ही रहा था, लेकिन यहाँ तुम दिख गई तो सोचा ऑल द बेस्ट बोलता चलूँ, और तुम्हें विश करने के बाद मेरा भी एग्ज़ाम बच जाए। बेस्ट ऑफ लक। श्रद्धा शिप्रा ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, और उन दोनों ने भी रोहन को बेस्ट ऑफ लक कहा। बस 15 मिनट रह गए थे, इसलिए रोहन दोनों को बाय कहकर बाइक स्टार्ट की और जाने लगा। उसे जाते देख श्रद्धा और शिप्रा कॉलेज के अंदर की तरफ बढ़े कि रोहन रुककर उन्हें देखने लगा। जब दोनों पूरी तरह से अंदर चले गए तब रोहन मुस्कुराया और फुल स्पीड में चला गया। जब प्रशांत के साथ युवराज ने भी ऑफिस में कदम रखा तो सब उसे देखने लगे कि ये कौन है। ये सब बात करने लगे एक दूसरे से कि ये बॉस के दोस्त हैं या कोई क्लाइंट। युवराज के बारे में ऑफिस में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि युवराज ने कभी ऑफिस पे कदम रखा ही नहीं था। रुचि और खुशबू जो ऑफिस में एम्प्लॉय थी एक दूसरे से आपस में बात करने लगी। रुचि, यार है कौन ये इतना हैंडसम बंदा, कोई क्लाइंट है क्या? खुशबू, यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखना उसके हाथों में कुछ है ही नहीं, ये बॉस के कोई फ्रेंड होंगे। तभी प्रशांत ने कहा, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। युवराज को अपने साथ खड़ा कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसे अपने साथ लाया हूँ, तो मैं आप सबकी उत्सुकता को खत्म कर देता हूँ। ये है युवराज, युवराज सिंह राठौर, राठौर इंडस्ट्रीज़ का बराबर का बॉस, और अब ये भी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। सब खुश हुए ये जानकर, और सबसे पहले ज़्यादा तो लड़कियाँ, क्योंकि वो तो चाहती ही थी उसे रोज़ देखें। उसके बाद प्रशांत युवराज को अपने कैबिन में ले आया। युवराज सोफे पर बैठकर कैबिन को देखने लगा। वाओ भाई, आपका कैबिन तो बहुत ही अच्छा है। इस पर प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा,
वो तो है। वैसे तो चिंता मत कर, तेरे लिए भी इतनी खूबसूरत कैबिन है। युवराज खुश होता हुआ बोला। सच्ची भाई? किधर है बताओ ना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। नहीं युवराज, वो तुझे ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें वो मिल सकता है। भाई ठीक है, वो निराश होकर बोला। श्रद्धा और शिप्रा का एग्जाम शुरू हो चुका था। राज उनके कॉलेज में राज्यपाल आई हुई थी और सबके रूम में घूम रही थी। अब उनके रूम में भी गई और बोर्ड पर ऑल द बेस्ट लिखकर चली गई। शिप्रा बड़बड़ाने लगी, ये क्या यहाँ हमें दर्शन देने आई थी? ऑल द बेस्ट तो ऐसे देकर चली गई जैसे भगवान के साक्षात आशीर्वाद देकर गए हों और कोई भी फेल नहीं होने वाला हो। अरे यार, आई थी तो कुछ बता ही देती, आकर जैसे एहसान कर गई हम पर। सर क्या हुआ मिस शिप्रा, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर कहकर वो चुपचाप लिखने लगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है दी कि हमारा युवराज भी अब से ऑफिस जाएगा। प्रशांत अकेले पड़ जाता होगा क्योंकि युवराज के पापा और जेठ जी तो बाहर ही देखते हैं और ऑफिस में उनका जाना भी कम ही होता है। सोफे पर बैठी अनामिका जी ने कहा, ये तो है अनामिका जी, दोनों भाई साथ रहेंगे तो प्रशांत को भी अच्छा लगेगा। ऑफिस के अंदर अपने कैबिन में प्रशांत लैपटॉप में अपना काम कर रहा था और दूसरी तरफ बैठा युवराज कुछ फाइल स्टडी कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर अर्जुन का कॉल आया। हाँ अर्जुन बोलो, क्या बात है? क्या बात है ये मैं तुझे बताऊँ या तुम याद नहीं है कि तुझे? यार आज मुझे उस लड़की से मिलने जाना है और अगर तुम साथ नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए जल्दी आ। लेकिन मैं अभी ऑफिस में हूँ और मैं उसके बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से आ, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और तुम्हारी भी कभी हेल्प नहीं करूँगा। ज़्यादा नौटंकी मत कर, आ रहा हूँ, बस 5 मिनट रुक। प्रशांत उसकी बात सुन चुका था। क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त बुला रहा है? तुम्हारे बिना उसे चैन है नहीं ना? मतलब आज पहली बार तो आए हो और आज ही ऐसा करोगे? भाई आप तो समझदार हो, प्यारे हो, आप सब कुछ संभाल सकते हो। भाई सच में ज़रूरी है, प्लीज़ जाने दो ना। ओ पापा को कुछ भी मत बताना प्लीज़, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है जा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। युवराज अपने चेयर से उठकर प्रशांत के पास आया, उसके गालों को किस करके भाग गया। उसकी इस हरकत से प्रशांत मुस्कुराने लगा। तू ना बिल्कुल ही पागल है। वो जब कैबिन से निकला तो वो लड़कियां फिर से उसे देखने लगी। युवराज उनमें से रुचि के पास जाकर बोला, देखिए मिस, जो भी नाम हो आपका, आप इस तरह आने जाने वालों पर कम और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वरना ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ ज़्यादा दिनों तक काम भी कर पाएंगी। समझ में आई बात? सॉरी सर कहकर वो अपना काम करने लगे तो युवराज वेरी गुड कहते हुए बाहर चला आया, जहाँ अर्जुन उसी का इंतजार कर रहा था। दोनों गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। श्रद्धा और शिप्रा का एग्ज़ाम खत्म हो चुका था तो वो दोनों भी कॉलेज से निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद शिप्रा ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से कुछ बातें सुनकर बोली, ठीक है तो वहीं रुक, हम आ रहे हैं। उसने फ़ोन वापस रखा और स्कूटी उस ओर मोड़ ली। कुछ ही देर में युवराज और अर्जुन पूजा रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुके थे, जिसके अंदर टेबल नंबर 9 पर बैठी एक लड़की बार बार अपनी घड़ी को देख रही थी। वो दोनों जाकर उसके सामने बैठ गए। 2 मिनट बैठने के बाद अर्जुन, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ कहकर वो वॉशरूम चला गया। तभी गेट पर श्रद्धा और शिप्रा ने एंट्री ली और जाकर टेबल नंबर 6 पर बैठ गए। युवराज उस लड़की के साथ अकेले था, लेकिन उन्होंने अभी तक युवराज को देखा नहीं था। युवराज, वैसे आपका शुभ नाम क्या है? सारिका, उसने अपना नाम बताया। और आपका? मेरा नाम युवराज है। तभी श्रद्धा की नज़र युवराज पर पड़ी। ना चाहते हुए भी श्रद्धा की नज़र बार बार उन दोनों को ही देखने लगी। ये लड़की कौन है? युवराज की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, युवराज की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हो भी सकती है ना। अगर हुई भी तो मुझे क्या, मैं क्या सोच रही हूँ उसके बारे में इतना? क्यों मेरा मन कर रहा है कि जाकर उस लड़की को 2-4 थप्पड़ लगाऊं। कैसे हंस हंस कर बात कर रहे हैं दोनों। श्रद्धा, तुम कुछ लेना भी चाहोगी या मैं उसे कॉफ़ी मंगाऊं? लेकिन श्रद्धा ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। शिप्रा ने उसके चेहरे को देखा तो वह किसी को देखे जा रही थी। अब शिप्रा ने भी अपनी नज़रें उस तरफ की तो देखा युवराज एक लड़की के साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। सारिका, वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, लेकिन आप जिससे मिलने आई हैं उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं। इसीलिए प्लीज़ आप शादी से मना कर दीजिए। हम बस यही बात आपको बताना चाहते थे। इनफैक्ट हम इसीलिए आपसे मिलने भी आए हैं। सारिका ने युवराज का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आप तो सिंगल हो ना, और आपको देखते ही मुझे प्यार हो गया। अब तो मैं आपसे ही शादी करूँगी। युवराज को तो अब कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, देखिए मैंने ये कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन सारिका, लेकिन क्या?
आप सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है? उसने दोबारा युवराज का हाथ पकड़कर कहा, देखिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और शादी तो मैं उसी से करूँगा। अर्जुन जब वॉशरूम से वापस आया तो उसने देखा सारिका तो एकदम चालू लड़की निकली। मतलब मुझसे शादी करने के लिए मना तो कर दिया, लेकिन लगता है युवराज को नहीं छोड़ने वाली। हे भगवान, क्या करूं, कैसे बचाऊं इस उलटफेर लड़की से अपने दोस्त को। इधर उधर वो देखने लगा तो सामने ही शिप्रा और श्रद्धा नजर आई। तो युवराज और सारिका को ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि हो क्या रहा है इन दोनों के बीच। युवराज बार बार उस लड़की के हाथों को हटा रहा था और सारिका बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी। युवराज उनके पास आया। हाय, तुम दोनों यहाँ? शिप्रा खड़े होकर अर्जुन को साइड हक करते हुए बोली। हाँ, वो दरअसल हम दोनों इनसे मिलने आए थे। ये आज वापस जा रही है हैदराबाद, इसीलिए। उन दोनों के साथ बैठी लड़की की तरफ शिप्रा ने देखकर कहा। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और वहाँ हो क्या रहा है? युवराज और उस लड़की के बीच कौन है वो? अर्जुन ने उन्हें सब कह सुनाया कि वो ही उस लड़की से मिलने आया था और हाथ धोने वॉशरूम गया था और मेरे वापस आने तक ये सब हो रहा है। शिप्रा उससे नाराज हो गई, वापस कुर्सी पर बैठ गई। यार, तुम्हें जितना गुस्सा होना है हो लेना, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ अभी कुछ करो। मेरे युवराज को बचा लो, वरना वो लड़की खुद तो पागल है ही, युवराज को भी पागल कर देगी। शिप्रा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? अर्जुन श्रद्धा की तरफ देखकर बोला। तुम तो नहीं, लेकिन श्रद्धा कुछ कर सकती है, वो तुझसे ज़्यादा समझदार है। श्रद्धा अभी भी उन्हीं दोनों को देख ही रही थी तो अर्जुन उसके पास आकर बोला, तुम मदद करोगी ना? तब जाकर श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अर्जुन, मैं कैसे, मतलब मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ, कान इधर लाओ, कहकर उसने श्रद्धा के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर श्रद्धा बोली, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं, वो खुद ही संभाल लेगा। अरे यार समझो, वो नहीं संभाल पा रहा है, इसीलिए तो तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ, प्लीज़ कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ, कहकर श्रद्धा उठी और उन दोनों की तरफ जाने लगी। जारी है।